नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छी होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। चैप्टर थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल कंटिन्यू करते हुए लास्ट टॉपिक के हमने क्या पढ़ा था? हमने फॉर्मूला बनाना सीखा था, हाउ वी कैन राइट अ केमिकल फॉर्मूला। एंड टुडे वी आर प्रोसीड टुवर्ड्स अवर लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर थर्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अमंग ऑल, इज द मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि कई कई टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनको लर्न करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अंडरस्टैंड। हमारा जो मोल कंसेप्ट है ना, ये भी उन टॉपिक में से एक ही है जिसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू लर्न और रीड करना। इस टॉपिक को पढ़ना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अंडरस्टैंडिंग। आप अगर अंडरस्टैंड करके चलो ना कि कंसेप्ट क्या है, क्यों आया है सिलेबस के अंदर और इसके क्या फ़ायदे हैं, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से लर्न और अंडरस्टैंड कर सकते हो अपने अंदर। मोल कंसेप्ट जो है वो रीड करने वाला टॉपिक नहीं है, ना ही मेमोराइज करने वाला है, ना ही रिकॉल करने वाला है कि जैसे आप क्रैम कर करके लर्न करो, ऐसा टॉपिक नहीं है। मोल कंसेप्ट जो है ये 9th स्टैंडर्ड के अंदर तो बड़ा लिमिटेड दिया है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन 11th स्टैंडर्ड में तो इतनी ज़्यादा वास्ट है कि उसके न्यूमेरिकल्स ही खत्म नहीं होते हैं और इतने कन्फ्यूजिंग हैं कि आपको लगेगा कि ये पता नहीं हम क्या ही पढ़ रहे हैं। सबसे डिफिकल्ट चीज़ जो है अभी तक हमने ये पढ़ी है, ऐसा लगेगा आपको, डिफिकल्ट लगेगा बहुत। तो मैंने अपने तरीके से जितना मैं समझा सकती हूँ, मैं वो इस टॉपिक को करने में के लिए मेरे को अलग अलग जगह पे क्या क्या मैंने जाके रीड करा है, क्या क्या देखा है, क्या क्या समझा है, उसके अकॉर्डिंग मैं कंसेप्ट तो दूंगी मॉल कंसेप्ट, पर उसको जितना आप पॉसिबल हो सके उतना ग्रैस्प ज़रूर करें, जितना आपको अंडरस्टैंड हो पाए, और जितना मैं कोशिश कर सकती हूँ मैं उतना करूँगी। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि मोल कंसेप्ट जिसने दिया है, ये टर्म तो किसी और ने कॉइन करी थी, पर जिसकी ओनर में हमको ये मिला है उसका नाम था एमिडो एवोगैड्रो। मोल कंसेप्ट है तो कुछ भी नहीं है। मोल कंसेप्ट के अंदर बस आपको 2-3 चीज़ें अच्छे से समझनी पड़ेंगी कि इसको रिलेट कैसे करा है। मोल कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मान लो मैंने वाटर की फॉर्मेशन करनी है, तो उसके लिए जो रिएक्टेंट है वो है मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एंड दे विल फॉर्म वाटर। हम वाटर की ही एग्जांपल क्यों लेते हैं? एक्चुअली वाटर की एग्जांपल लेने का एक लॉजिक ये भी है कि 9th स्टैंडर्ड जब हम साइंस अच्छे से सिंसेरिटी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें वही एग्जांपल बार बार सामने आती है, बार बार हमें लेने को मन करता है जो हमें अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हो। तो हम बार बार क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं, आइस ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ताकि बच्चों को लर्न करने में, समझने में क्या हो, आसानी हो। तो इसलिए आज भी एग्जाम्पल तो बहुत सारी हैं, कोई भी ले सकते हो, बट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो, आपको कंसेप्ट डिफिकल्ट ना लगे, इसलिए हमने ये ईजी वाली एग्जाम्पल उठाई है। देखिए दोस्तों, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है जो रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल दे रहे हैं। अगर आप इस रिएक्शन को क्या करो, बैलेंस करने की कोशिश करो, तो ये कुछ ऐसे आएगी। इस रिएक्शन को देख के आप 2 प्रेडिक्शन कर सकते हो। पहली प्रेडिक्शन ये है कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो हैं वो 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल किसके दे रहे हैं, वाटर के दे रहे हैं। एक तो आप इस तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हो, इंडिकेशन कर सकते हो किसी भी रिएक्शन के अंदर। और दूसरी प्रेडिक्शन क्या है? दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा वो हो जाएगा 4 यूनिट। ये 4 यूनिट हमारे क्या है, हाइड्रोजन है, जो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ। एक ऑक्सीजन का मास 16 है, तो 2 का कितना होगा, 32 यूनिट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल जो वाटर का है उसका मास होता है 18, और 2 मॉलिक्यूल का कितना होगा, 36 यूनिट। ये 2 प्रेडिक्शन है जो आप किसी भी रिएक्शन से क्या कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। एक तो है इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स और नंबर, और जो दूसरी प्रेडिक्शन है ना ये वाली जो आपकी, ये हमारी है एटॉमिक मास की फॉर्म में। अभी आप मेरे को ये बताइए और जरा सोच के देखिए कि हमें जो प्रेडिक्शन जो आसान लगती है वो मास की फॉर्म में लगती है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम और एलिमेंट की फॉर्म में लगेगी। आराम से सोचिए और आपको ये रिजल्ट ज़रूर मिलेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को प्रेफर करना ज़्यादा ईजी है एज कंपेयर टू मास। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम से हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन में कितने एटम, मॉलिक्यूल, जो एलिमेंट्स हैं वो यूज हो रहे हैं, वो ज़्यादा इजी है एज कंपेयर टू मास को लर्न करने के। सिंपल तो देखना है ना कितना नंबर है एटम का, वही तो देखना है, तो ईजी हो गया। तो जो हमारे केमिस्ट हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं ना, उनके मोल कंसेप्ट की वजह ये भी एक थी कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो काउंट करना ज़्यादा ईजी है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। तो उन्होंने ये कंसेप्ट लेके आए, वो मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला
1 मोल किसी का भी हो, 1 मोल अगर किसी एटम का है, 1 मोल अगर हमारे किसी मॉलिक्यूल का है, 1 मोल किसी आयंस का है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो इतने ही होंगे, डेट इज फिक्स्ड। तो नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स कर दिए और कितने में करें, 1 मोल में करें। इसी को मोल कंसेप्ट बोला है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ एटम के बारे में बात करी है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात करी है, 1 मोल ऑफ आयंस के बारे में बात करी है। तो अगर 1 मोल बोला है एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का, तो 1 मोल का मतलब है कि उस एटम के अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल्स आयन भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। और इस नंबर को हमने बोला है एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट, जो किसके ऑनर में बोला गया है, एमिडो एवोगैड्रो की। अच्छा, अब देखिए, अब ये तो हमें पता चल गया कि 1 मोल किसके बराबर है और हमें एक ये कांस्टेंट वैल्यू दे दी है। अब हम एक और चीज के ऊपर चलते हैं। देखिए, जो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हो, ये हमारी एडवांटेज है मोल कंसेप्ट की। हमारे मोल कंसेप्ट की ये एडवांटेज है कि 1 मोल ऑफ ए गिवन सब्सटेंस, कोई भी दिया है, कोई भी सब्सटेंस दिया है, वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, उसका मास हमेशा फिक्स्ड रहेगा। उसका मास हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। जैसे देखिए, मैंने बोला 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका मास कितना है, इसका मास कितना होगा बताइए। ये तो पार्टिकल्स हैं इसके, 1 मोल, इसका मास से कोई लेना देना नहीं है। हाइड्रोजन एटम हमारा यहाँ पे पड़ा है, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम। और हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम है, तो हाइड्रोजन एटम को जो 1 मोल बोला है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं, इतने पार्टिकल्स हैं। हम दो चीज़ों को हमेशा अलग रखेंगे मोल कंसेप्ट के अंदर, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स और दूसरा उनका मास, इनको मिक्स नहीं करना है। मास तो उसका जो भी रहेगा, एटॉमिक मास, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम है, इसका 1 मोल के साथ कोई लेना देना नहीं है। 1 मोल का मतलब ये है कि इस हाइड्रोजन के एटम के अंदर 1 मोल नंबर ऑफ क्या है, पार्टिकल्स हैं, किसके, हाइड्रोजन के। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, पता चल जाएगा आपको। देखिए, एक और एग्जाम्पल करते हैं। मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, सपोज वाटर मॉलिक्यूल है, मैंने बोला 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैज एटॉमिक मास। कितना एटॉमिक मास है, हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल का मास होता है 18 ग्राम। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो मास है वो 18 ग्राम ही रहेगा, इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी हम मोल कंसेप्ट के अंदर क्या करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको यू के साथ डिनोट करते हैं, हम उसको यू की जगह पे जी के साथ डिनोट करते हैं, डेट इज ग्राम एटॉमिक मास। एक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसको ग्राम एटॉमिक मास के अंदर लिखेंगे, बस हमारे यूनिट चेंज हो जाएंगे, यू की जगह के ऊपर हम जी लिखेंगे, बस इतना सा काम है। चलिए एक अच्छी सी एग्जांपल लेते हैं, आपको दोनों चीज़ें समझ आएंगी, मास का भी और कंसेप्ट का भी। देखिए, मेरे को पहले ये समझ नहीं आ रहा था कि पहले मैं कंसेप्ट को एक्सप्लेन कैसे करूं, उसकी एडवांटेज कैसे दूं, और ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है, ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैंने बोला है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, है ना। हमें पता है कि कार्बन एटम का जो मास है वो 12 ग्राम है, मीन्स 1 मोल ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, ये है मोल कंसेप्ट का मतलब। अभी 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम के अंदर 1 मोल नंबर ऑफ क्या है, पार्टिकल्स हैं। मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा। मोल तो हमारे जो क्या आगे पार्टिकल्स का नंबर है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और मास हमारा एलिमेंट का एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूल का मोलर मास है, इसलिए दोनों चीज़ें अलग हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास 1 डजन एग हैं, इससे आपको और क्लैरिफाई होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटॉमिक मास जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं मोल कंसेप्ट के अंदर। अगर मैं आपको ये बोलती हूँ 1 डजन ऑफ एग,
तो 1 डजन के अंदर 12 एग आते हैं, है ना। और 12 क्या है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पर इसमें 12 एग का जो वेट है, 12 एग का जो वेट है वो इसका क्या फॉर्म करता है, मास फॉर्म करता है। एक एग का मास, उसके बाद 11 और एग जो बचे हैं उनका मास, वो उनका मास जो है वो उनका एटॉमिक मास फॉर्म करता है। और 1 डजन का मतलब है उसमें 12 एग हैं, ये नंबर है और ये उसका मास है। तो दोनों चीज़ें एक स्टेटमेंट के अंदर क्या होंगी, अलग होंगी, उनको कंफ्यूज नहीं करना है। हमें सीधा यही बोला है कि 1 मोल का मतलब, 1 मोल का मतलब है इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल ऑफ किसी का एटम हो सकता है, ये 1 मोल ऑफ किसी का मॉलिक्यूल हो सकता है, ये 1 मोल ऑफ किसी का आयन भी हो सकता है। 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स। और हमने जब भी मोल कंसेप्ट करना है उसमें जो मास लेंगे, एटॉमिक मास लेंगे, किसी मॉलिक्यूल का मोलर मास लेंगे, तो उसको हमेशा हम ग्राम के अंदर लेंगे, क्योंकि हमें जब भी क्वांटिटी को और जब भी कैलकुलेशन करनी होगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी, तो उसको ग्राम पर मोल के अंदर ही करना है, मास को ग्राम में और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल में। अच्छा, अभी आप ये सोचिए, मोल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस तो करा, पर मोल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस क्यों करा है, क्यों जरूरत पड़ी हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने की, क्यों एमिडो एवोगैड्रो ने एक कांस्टेंट वैल्यू दी, जैसे कि हम अपने मैथ्स के अंदर पाई की वैल्यू पढ़ते हैं, दैट इज 22/7 और 3.14 पढ़ते हैं ना। सिमिलरली ये एक कांस्टेंट नंबर दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, फिक्स है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, फिक्स है ना। 1 डजन मतलब 12 थिंग्स, 1 ग्रोस मतलब 144 थिंग्स, 1 पेयर मतलब 2 थिंग्स। वैसे ही 1 मोल फिक्स कर दिया साइंटिस्ट ने। अगर आप इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखो ना कैसी है, तो वो बड़ा लंबा चौड़ा जाएगा कि कैसे साइंटिस्ट ने कार्बन 12 लिया, कैसे उसको डिवाइड करा। तो उन्होंने 9th स्टैंडर्ड को इतने झमेले में रखा ही नहीं है, सीधा बताया कि 1 मोल इज इक्वल टू इतने पार्टिकल्स के बराबर। देखिए हमें क्यों ज़रूरत पड़ी मोल कंसेप्ट की, इसका पहला रीज़न तो ये था कि जो हमारे केमिस्ट है ना, जो ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं अपनी बड़ी बड़ी लैब के अंदर, उनके लिए क्या था, ईजी था टू वर्क एंड काउंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल। उनके लिए बहुत ईजी हो गया कि जो छोटे पार्टिकल हैं जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम 1 मोल लेके आए कि सीधे सीधे 1 मोल हो गया, तो 1 मोल का मतलब है इतने पार्टिकल इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। सीधा उन्होंने ऐसा उठा लिया। दूसरा क्या था, ये एक स्टैंडर्डाइज मेथड था, मोल कंसेप्ट स्टैंडर्डाइज्ड मेथड। ये क्या करता है स्टैंडर्डाइज मेथड, इसलिए ये है, क्यों है, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को सीधा रिलेट कर देता है, किसके साथ, उनके मास के साथ, एटॉमिक मास के साथ। जैसे हमने अभी पढ़ा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन का मास क्या है, 12 ग्राम है, तो 1 मोल उसके अलग से रह जाएगा और मास उसका अलग से रह जाएगा। तो दो चीज़ों को सीधा इसने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी मोल कंसेप्ट की। और साइंटिस्ट जो है वो तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट प्रूफ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर, है ना, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर। उनको काउंट करना कितना मुश्किल था, इसलिए वो सीधा क्या ले आए, मोल कंसेप्ट ले आए कि एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स तो हैं ही हैं, चाहे काउंट करो चाहे ना करो। अच्छा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इसका कितना बेनिफिट है। हम मेडिसिन फॉर्मेशन करते हैं, उसमें आपने बहुत सारा देखा होगा, 200 mg 5 mg देखा डोज के अंदर, वो क्वांटिटी कितनी एक्यूरेट होनी चाहिए, वो सब की सब मोल कंसेप्ट की देन है। अगर मोल कंसेप्ट काउंटिंग में ना आता तो कैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो है इसका यूज़ हो पाता। इतनी माइनर चीज़ें हैं जो मोल कंसेप्ट के कारण हमने क्या करी हैं, पॉसिबल करी हैं। एडवांटेज उसकी इतनी ज़्यादा है। एक फ्लो चार्ट बनाए, उससे तो बहुत ज़्यादा इजी से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मोल कंसेप्ट एक एटम के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए, एक आयंस के लिए क्या क्या बेनिफिट रखता है। अगर आप देखो, अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसको मैं ग्राम में भी लिखूंगी और इसको मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में भी लिखूंगी। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बट अगर आप इसको पार्टिकल्स की फॉर्म में, मोल की फॉर्म में लिखोगे, तो ऑब्वियसली देखो मैंने बोला था मास को और पार्टिकल को अलग रखना, मास तो इसका इतना ही है, पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन के लिए कितना आएगा, इतना ही आएगा ना, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, एटम है जब मॉलिक्यूल है उसके अकॉर्डिंग ही ये वाला मास फिक्स होता है। अगर आप यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल लोगे, सपोज मैं H2 लेती, तो यहाँ पे इसका मास 2 ग्राम हो जाना था। अच्छा, अगर मैं लूँ कार्बन के लिए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम लिखा, तो एक कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, बट आप बताइए उसका मास कितना है, ऑब्वियसली उसका मास है 12 ग्राम।
ऑफ कार्बन एटम। पर 1 मोल है तो ऑब्वियसली इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मोल्स होंगे ऑफ किसके? कार्बन एटम के। एटम को छोड़ो, अभी मॉलिक्यूल लो। अगर मैंने बोला 1 मोल ऑफ आ मॉलिक्यूल, अच्छा मॉलिक्यूल की जगह आप एग्जांपल ले लो, सपोज मैंने वाटर लिया तो वाटर का मास कितना आएगा? 18 ग्राम। 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लिखोगे। अगर मैंने CO2 ले लिया तो CO2 को कैलकुलेट करना तो आई थिंक कम से कम अप्रोक्सीमेट 44 ग्राम आएगा शायद, तो 44 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना मॉलिक्यूलर मास, किसका भी ले लो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो पर 1 मोल है उसका भी, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी ना जो एवोगैड्रो ने नंबर दिया है। जहाँ पे 1 मोल आ गया उसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके? मॉलिक्यूल के। यहाँ पे आइंस लिख दो, मॉलिक्यूल लिख दो, एटम लिख दो, उनका एक साइड पे तो हम मास लिखेंगे, दूसरी साइड पे उनका नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे जो कि क्या है? फिक्स्ड है। अब जैसे जैसे इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो ये वाला कंसेप्ट जो है वो आपको क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंड करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि न्यूमेरिकल्स के अंदर कैसे हम इनका एटॉमिक मास, इनका मोलर मास और ये मोल जो है वो यूज़ करते हैं। तो सीधा सीधा मोल का और जो ये मास का रिलेशन है वो कौन इस्टेब्लिश कर रहा है? मोल कंसेप्ट। उसने बोला दोनों चीज़ को अलग रखो, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो पार्टिकल हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स एटम, मॉलिक्यूल और आयन इनकी फॉर्म में होंगे और वो काउंटेबल हैं, अभी काउंटिंग कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो ग्राम है, उनका मास है, दोनों चीज़ें अलग हैं और मास को हम हमेशा ग्राम में लिखेंगे। किसी भी सब्सटेंस को अभी मेजर करना है केमिस्ट्री के अंदर, अगर हम बोलें कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर हम काउंट करेंगे तो उसके लिए ये वाली क्वांटिटी अभी हमारे पास स्टैंडर्ड है, जिसको हमने क्या बोला है? मोल बोला है। और इसको रिप्रेजेंट MOL से करते हैं और इसको जो हमने सबस्क्रिप्ट दी है वो स्मॉल n दी है। एवोगैड्रो नंबर जो है वो N0 के साथ डिनोट करते हैं। ये वाली सबस्क्रिप्ट एवोगैड्रो नंबर के लिए है। अगर जब भी ये वैल्यू आएगी तो उसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो दोस्तों ये था हमारा मोल कंसेप्ट। अगर कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर बताना। नेक्स्ट टाइम हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि व्हाट इज़ द मोल कंसेप्ट एक्चुअली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।